नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत सा प्यार। कहानी है बियाह, जिसे लिखा है श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। जबलपुर से आजमगढ़ 1.5 दर्ज का जनाना डिब्बा और पूरे डिब्बे में अकेली मैं। डाक गाड़ी हवा में उड़ती चली जा रही थी और मेरे दिमाग में रह रह कर एक ही बात चक्कर काट रही थी कि जब जब मैं बच्ची को लेकर चलती हूँ, डिब्बे में तिल रखने की जगह नहीं होती, और आज जब मैं बिल्कुल अकेली हूँ तो डिब्बे भर में यात्रा करने वाली एक भी स्त्री नहीं है। साथ में ना तो कोई पुस्तक थी और ना अखबार। मुझे अकेलापन अखरने लगा। बच्ची साथ होती तो वह इस बेंच से उस बेंच, इस खिड़की से उस खिड़की, डिब्बे भर में दौड़ लगाती। उसे संभाल रखने में मैं इतनी व्यस्त रहती कि ना तो पुस्तक का ही अभाव खटकता और ना किसी सहयात्री का। जबलपुर से चलकर गाड़ी कटनी में रुकी। दूसरे डिब्बे में कई यात्री चढ़े और कई उतरे, पर इस जनाजे इंटर में कोई परिवर्तन ना हुआ। मैं जबलपुर से जैसे अकेली चली थी तैसे ही कटनी से भी चली। डाक गाड़ी फिर हवा से बातें करने लगी। सतना आया, ट्रेन की गति कुछ धीमी पड़ी और मैं उठकर खिड़की के पास बैठ गई। देखा, एक छोटा सा बच्चा, लड़की या लड़का, प्लेटफॉर्म पर दौड़ा चला आ रहा था। उसके हाथों में पीतल की एक छोटी सी थाली थी। थाली में एक छोटी सी कटोरी, एक गिलास। यह सब वह आरती उतारने की मुद्रा में पकड़े दौड़ा रहा था। ट्रेन रुकी और वह बच्चा भी रुक गया, ठीक मेरे डिब्बे के सामने। तभी मैंने देखा एक कांस्टेबल और स्टेशन के 2-3 कर्मचारी उस बच्चे के विषय में कुछ कह रहे हैं। बच्चा उन्हीं के पास खड़ा था। जाने क्या सोचकर वह कांस्टेबल बच्चे को लाया और दरवाज़ा खोलकर डिब्बे में बिठा दिया। बच्चे को बिठाने के बाद वह मुझसे विनय भरे स्वर में बोला, बहन, आप ज़रा इस लड़की को इलाहाबाद में उतार देना। कई दिनों से यह स्टेशन आती है और कहती है कि इलाहाबाद जाना है। मैंने पूछा, पर यह बच्ची है किसकी? यह तो मैं नहीं जानता। कांस्टेबल ने कहा, पर इसे इलाहाबाद जाना ज़रूरी है। कई दिनों से कह रही है और गाड़ी के पास दौड़ कर आती है। मैं और कुछ पूछती कि सीटी हो गई। ट्रेन चल पड़ी। मैंने सोचा कि ये भी मुसीबत ही है। ट्रेन इलाहाबाद लगभग 11 बजे पहुंचती है। आज 1 घंटा पीछे जा रही है तो 12 बजे से पहले क्या पहुंचेगी? इलाहाबाद पहुंचते पहुंचते यह सो गई तो क्या इसे कोई लेने आएगा? कोई ना आया तो किसे सौंपूंगी इसे? एक साथ मेरे मन में कई प्रश्न उठे, पर ट्रेन चल चुकी थी और वहाँ मेरे प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई ना था। अब मैंने मुड़कर उस बच्ची की ओर देखा। वह बेंच पर ना बैठकर नोचे एक कोने में सिमट कर बैठी थी। उसके सामने वाली थाली, कटोरी और गिलास थे। देखने में वह 5-6 वर्ष से अधिक की ना जान पड़ती थी। कपड़ों के नाम पर एक मटमैला सा कपड़ा उसके शरीर पर लिपटा हुआ था। सिर के बाल लड़कों की तरह कटे हुए थे। चेहरे पर विषाद की गहरी छाप थी। उसे देखकर ऐसा लगता था कि इस छोटी सी आयु में उसने बहुत दुख देख लिए हैं। मेरी बच्ची और इस बच्ची में कितना अंतर है। यह गढ़ी हुई मूर्ति की तरह शांत और स्थिर बैठी थी। डाक गाड़ी उसी पूर्ण वेग के साथ दौड़ रही थी, पर वह बालिका एक तपस्वी की तरह शांत और मौन बैठी थी। मैंने उसके पास जाकर उसका नाम पूछा। उसने मेरी तरफ देखे बिना ही जवाब दिया, राम प्यारी, तुम कहाँ जा रही हो? इलाहाबाद। इलाहाबाद में किसके पास जाओगी? मैंने पूछा, और इस बार उसने सिर उठाकर उत्तर दिया, अपने बियाह के पास जाई थे। कितने आश्वासन और विश्वास के साथ उसने कहा, बियाह के पास, तो इसकी शादी भी हो चुकी है। मैंने पूछा,
तो तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मर ही गए, उसी विकार रहित स्वर में उसने कहा। मरे हुए कितने दिन हुए हैं और तुम्हारा कोई नहीं है? ढेर दिन अस्पताल में रहने के बाद वहीं मरी गए। हमारा बियाह इलाहाबाद में है। और यह थाली कटोरी गिलास कहाँ से लेकर आई हो? अपने घर से लेकर आई हूँ, बियाह के घर लेकर जा रही हूँ। मैंने सोचा, यह बच्ची जिसके माँ बाप के मरने पर इसके बियाह ने कोई खोज खबर न ली, उसी बियाह का खोजने यह कितने विश्वास के साथ निकली है। मैंने फिर पूछा, इलाहाबाद में तुम्हारा बियाह कहाँ रहता है? उसने फिर वही सादा सा उत्तर दिया, वहीं इलाहाबाद में। अब मैं और क्या पूछती? वह तो इलाहाबाद को भी अपने गांव सरीखा मानती है, जहाँ गिने चुने कुछ घर होंगे। आराम से अपने बियाह को खोज लेगी। मैंने पूछा, इससे पहले कभी बियाह को के घर गई हो? उसने आश्चर्य मिश्रित कातरता के साथ देखते हुए कहा, चलाव हुए बिना बियाह के घर कोई नहीं जाता। अब इससे अधिक उससे प्रश्न करना उस पर अत्याचार होता, अतः मैं चुप रह गई। गाड़ी उसी तेज के साथ चली जा रही थी। ठंडी हवा तीर की तरह भीतर आकर शरीर को कंपने लगी। मैंने अपनी शाल निकाल कर ओढ़ लिया। मैं केवल 2 दिन के लिए जा रही थी, इसलिए कपड़े भी इने गिने थे। अंत में बहुत सोच विचार के मैंने तय किया कि बिछाने की चादर के बिना मेरा काम चल सकता है, और उसे निकालकर मैंने उस बच्ची को उड़ा दिया। वह बोली कुछ नहीं, बस विस्मय के साथ मेरी ओर देखती भर रही। शाम बढ़ चुकी थी, कुछ भूख भी लगाई थी। मैंने खाना निकाला, कुछ उसे दिया और स्वयं भी खाया। उस लड़की ने मेरे मातृत्व को क्रियाशील होने का अवसर दिया। खाना खाने के बाद मेरी कुछ देर लेट जाने की आदत है, अतः मैं लेट गई और सो गई। इतने में गाड़ी फिर रुकी। यह मनिकपुर था। चित्रकूट दर्शन करके लौटने वाले स्त्रियों का एक झुंड एक साथ डिब्बे में भर गया। मैंने पैर सिकोड़कर 2 स्त्रियों को बैठने की जगह दी, किंतु मैं उठी नहीं, लेटी रही। फिर उनका ध्यान उस लड़की की ओर गया और पूछताछ शुरू हो गई। एक महिला ने मुझसे पूछा, क्यों बहन जी, ये बच्ची आपके साथ जा रही है? और मैं नहीं कहकर सो गई। अब सीधे उसी से प्रश्न होने लगे। क्या पूछा गया? मैं सब तो सुन नहीं सकी। राम प्यारी की किसी बात को सुनकर वह जोर से हंस पड़ी। थोड़ी देर बाद बहुत शोरगुल सुनकर मैं उठ बैठी। देखा तो सामने ही पटिये पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, इलाहाबाद जंक्शन। सजग होकर मैंने उस कोने को देखा जहाँ राम प्यारी बैठी थी, पर वह वहाँ नहीं थी। मेरी चादर समेटकर मेरे पैताने रखकर राम प्यारी अपने बियाह को ढूंढने चली गई। सामने प्लेटफॉर्म पर जहाँ चित्रकूट के दर्शन का पुण्य लाभ करके लौटने वाली स्त्रियों का समूह खड़ा था, जिनसे बिना टिकट की यात्रा करने के कारण टिकट जांचने वाली महिला डबल किराए के लिए उलझ रही थी, मैंने देखा राम प्यारी कटोरी गिलास और थाली को आरती की मुद्रा में पकड़े खड़ी है। उन स्त्रियों के साथ वह भी रोक ली गई थी। उन स्त्रियों ने यह कहने पर कि वह लड़की उनके साथ नहीं है, टिकट जांचने वाली महिला ने राम प्यारी से पूछा, छोकरी तू कहाँ जाएगी, कहाँ से आई है? और राम प्यारी का उत्तर था, घर ते आयत लाग है, अपने बियाह के घर जा। और वह आगे बढ़ गई। मैं देखती रह गई। जंक्शन का कोलाहल उसी प्रकार हो रहा था, पर मेरे कानों में राम प्यारी का स्वर गूंज रहा था, बियाह का घर जा। क्या वह राम प्यारी का ही स्वर था? वह छोटी सी बच्ची क्या जाने बियाहे के बारे में। ऐसा लगा कि युग युग से कोई अज्ञात वाणी, जिसे सीता और सावित्री कहते हैं, उस बच्ची के कंठ से प्रतिध्वनित हो रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं सांसारिक बंधनों से और अभी तो आजमगढ़ के कवि सम्मेलन से ना बंधी होती तो राम प्यारी के पीछे पीछे जाती, देखती कि वो अपने बियाह को कैसे खोजती है
आह, यह अन्वेषण कितना सुंदर होता। पर अब तो रह रहकर एक ही प्रश्न उठ रहा था, जो अभी भी अनुत्तरित ही है। उसका ब्याह उसे मिला भी या नहीं। आशा है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी और रोचक लगी होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।